आंधी तूफान में जो पेड़ झुकते नहीं हैं वो अक्सर टूट जाया करते हैं। और ठीक इसी तरीके से अगर हम अपने रिश्तों को लेकर फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, अगर हम एडजस्ट नहीं करते हैं, तो कई बार ये खूबसूरत रिश्ते यूं ही बिखर जाते हैं। तो कितना ज़रूरी होता है रिश्तों में एडजस्टमेंट करना, कितना ज़रूरी होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखना। आज यही बात करेंगे हम अपनी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतिभा जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि किसी भी रिश्ते में एडजस्टमेंट क्यों और कितना ज़रूरी होता है? ओके, जहाँ हम ये बात कर रहे हैं और इस एडजस्टमेंट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं कहूँगी कि आज के समय में एडजस्टमेंट की जगह ये वर्ड काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी रिपग्नेंट, डिस्टेस्टफुल हो चुका है कि लोग जी। अक्सर चाहते हैं कि एडजस्टमेंट की क्यों एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि हम एडजस्ट करें। जी। सो डेफिनेटली हम बेहतर शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं एकोमोडेशन। जी। हमें एक दूसरे के साथ एकोमोडेट होना होता है कि अगर हमने कोई भी रिश्ता नया बनाया है, ख़ास तौर पे अगर वो कपल रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है या परिवार के बीच है, हमें एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस देना होता है, एक दूसरे को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होता है, थोड़ा सा एक दूसरे को सुनना होता है। जी। एक दूसरे के लिए बहुत सी चीज़ें तो हम करते ही हैं जिससे कि जीवन आगे चलता है, लेकिन एक जो अंडरस्टैंडिंग देना एक दूसरे को, जी। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और उसी को हम अकोमोडेशन कहते हैं। कभी कभी अपनी नीड को कर्ब करके दूसरे को अपनी नीड पूरी कर लेने देना। जी। दैट इज़ व्हाट अकोमोडेशन एंड एडजस्टमेंट इज़ ऑल अबाउट। जी, तो बहुत ज़रूरी है कि कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत हो सके। चाहे वो कभी-कभी अपनी इच्छाओं को मार के दूसरे की इच्छा पूरा करना हो या फिर उन्हें स्पेस देना हो, उन्हें टाइम देना हो, उनसे कम्युनिकेट करना हो। ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं किसी भी रिश्ते के लिए। डॉक्टर प्रतिभा, जैसे कि हम एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, अकोमोडेशन की बात कर रहे हैं, क्या एक बहुत कॉमन सा फैक्ट है, कुछ लोग ये मानते हैं कि जब एज ज़्यादा हो जाती है तो एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती है, और कुछ लोग ये मानते हैं कि क्योंकि एज ज़्यादा हो गई है तो शायद वो मैच्योरिटी आ गई है तो एडजस्ट करने में आसानी होती है। क्या एज का भी इससे कोई ताल्लुक होता है? देखिए, जहाँ तक हम अगेन कपल रिलेशनशिप की बात करेंगे, तो बाकी जो बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स होते हैं वो तो बाय बर्थ ही आपके इनिशिएट हो जाते हैं और आप उनके साथ ब्लेंड होकर बड़े हो रहे हैं। जी। लेकिन कपल रिलेशनशिप्स जो हैं वो एक्वायर्ड रिलेशनशिप्स होते हैं। एक समय पर लाइफ में वो हम एक्वायर करते हैं, बनाते हैं। तो डेफिनेटली इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो कंपोनेंट है, जो फैक्टर है, वो हम कभी डिनाई नहीं कर सकते। एज अ रूल ऑफ थंब हर व्यक्ति अपने आप में डिफरेंट है। हो सकता है वो व्यक्ति जल्दी की उम्र में शादी करी जाए तो भी एडजस्ट कर ले, लेटर करा जाए तब भी। जी। बट अमूमन ऐसा देखा जाता है और अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम ये पाएंगे कि अगर एक एज लिमिट का अगर हम दायरा मान लें कि 24-25 साल की उम्र से लेके 33-34 की एज तक के बीच जो लोग नए रिलेशनशिप्स बनाते हैं और जी। शादी करते हैं, जी। उसमें बेटर एडजस्टमेंट के, बेटर अकोमोडेशन के चांसेस अधिक होते हैं जी। एज कम्पेयर टू लिटिल बियॉन्ड दैट। बिकॉज जी। उस उम्र तक आते आते ज़्यादातर मेल्स और ज़्यादातर फीमेल्स हमें अज्यूम करके चलें कि लाइफ में कहीं ना कहीं एंगेज रहे हैं, जी। करियर में कहीं अपने आप को सेटल डाउन स्टेबलाइज करने में, जी। सेटल डाउन करने में बिजी जी। रहे हैं। तो एक लाइफस्टाइल अब तक अपना बना चुके हैं, निर्धारित कर चुके हैं। बिल्कुल। और अब उनको किसी और इंडिविजुअल के साथ अगर वो यदि बहुत डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ हिज और हर लाइफस्टाइल, जी। या इनवेरिएबली बहुत सिमिलैरिटीज के बाद भी लोग बहुत भिन्न होते हैं, जी। टू इंडिविजुअल्स आर प्रीटी डिफरेंट, अगर जी। साथ में रहना है जी। तो वो एक नया अकोमोडेशन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो थोड़ा सकता सा है उनके लिए। डिफिकल्ट हो सकता है। तो जैसे कि डॉक्टर प्रतिभा ने कहा कि हालांकि हर इंसान अपने आप में बहुत अलग होता है, लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, नए रिश्ते बनाने में उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है एडजस्टमेंट करने में। अभी हमारे साथ पायल जी जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी पायल जी, बताइए। हेलो। हेलो। जी पायल जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ कैसे एडजस्टमेंट करूँ? जी, क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है पायल आपको अपने रिलेशनशिप में? क्या कोई डिफिकल्टी है आपके रिलेशनशिप में? हेलो। मेरी अंडर एज के लिए एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा उम्र में बड़ा है, इसलिए उम्र में है, इसलिए वो प्रॉब्लम आ रहे हैं। मैं उसकी बात नहीं समझ सकती तो वो मेरी बात नहीं समझ सकती है। जी, अक्सर Okay. होता है कि जब नए रिश्ते बनते हैं तो कई बार लगता है कि शायद साथ चलना मुश्किल हो रहा है, इनके में शायद एज की प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं इनसे।
राइट, अगर हम यहाँ पायल की प्रॉब्लम को देखें तो एज की वजह से भी कई तरह की नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रही हो सकती हैं। हो सकता है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट या एरिया ऑफ इंक्लिनेशंस जो लाइफ में रहते हैं, प्रायोरिटीज़ जो लाइफ में हैं वो बहुत डिफरेंट हों। बीइंग क्वाइट यंग, वी डोंट नो हर एज एक्चुअली, और इनके बॉयफ्रेंड की भी क्या एज है स्पेसिफिक हम नहीं जानते, बट वी कैन अज्यूम प्रॉबेबली हो सकता है कि इनकी जो एज है इसमें ये एक रिलेशनशिप को टोटली फ्लारी परसीव कर रही हों, जैसे कि टीनेजर्स, लेट टीनेजर्स, यंग अर्ली अडल्टहुड में लोग परसीव करते हैं, 20s में, इनिशियल 20s में, कि रिलेशनशिप विल बी ऑल अबाउट रोमिंग अराउंड, गोइंग अराउंड, पार्टिंग एंड डेटिंग, है ना, वो ऐसा अज्यूम कर रही हूँ। और हो सकता है उनके पार्टनर जो हैं रिलेटिवली थोड़े बड़े एज पे हैं, तो अपने आप को करियर में सेटल करने में, प्रोफेशनली और स्टेबल होने में, या वर्क प्लेस के ऑक्यूपेशनल स्ट्रेसेस एंड वर्क प्लेस पॉलिटिक्स से जूझने में ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं। क्या कर सकते हैं, कैसे उनके साथ बेहतर रिश्ते कर सकते हैं? इसमें दो चीज़ें हैं। लेट हर कंटिन्यू विद द स्पैन ऑफ टाइम इन विद हिम, बिकॉज तभी उनको सही से इंसाइट मिलेगी। कितना समय से इनका रिलेशनशिप चल रहा है ये भी हमें नहीं मालूम है। अगर अभी बहुत समय नहीं हुआ है, सो लेट द रिलेशनशिप फ्लो द वे इट इज। शी शुड मेंटेन हरसेल्फ द वे शी इज बेसिकली एज अ पर्सन, एंड लेट ऑब्जर्व हिम एंड बी इन्वॉल्व विद हिम एज अ पर्सन एज ही इज टुडे। तभी वो धीरे धीरे समझ पाएंगी कि इनकी और उनके बीच का जो आपस में सामंजस्य है वो बन सकता है या नहीं बन सकता, या समय के साथ इनकी भी प्रायोरिटीज बदलती हैं, नहीं बदलती, या उनके प्रति अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है या नहीं। अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट पेशेंस रिलेशनशिप में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अनप्रोवोकेटिव इंटरैक्टिव पैटर्न मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। इंसाइटफुल टॉक बहुत ज़रूरी होती है। तो ये बिना सोचे समझे अगर हम कुछ भी बातचीत कर रहे हैं रिलेशनशिप में, दैट माइट नॉट लीड अस टू एनीवेयर। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, और जैसे कि डॉक्टर प्रतिभा ने कहा कि थोड़ा सा ज़रूरी है आप अपने रिश्ते को वक्त दें, एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। अभी माला जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी माला जी बताइए। हेलो। हेलो नमस्कार जी। जी, अपना सवाल पूछिए। मैं अपने हस्बैंड और अपने रिलेशनशिप के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। अभी हमारी मैरिज को 13 to 14 इयर्स हो चुके हैं, एंड मेरी एज है 35 जी, एंड मेरे हस्बैंड की एज है 37। बट हम लोगों के बीच में मतलब अक्सर ही लड़ाई झगड़ा ये सब चलता ही रहता है। जी। तो लड़ाई झगड़ा बहुत होता है आप लोगों के बीच में। जी, कोई सवाल आप करना चाहेंगी? हेलो हेलो, क्या आप बता सकती हैं कि आपको एग्जैक्टली किस तरह के मुद्दों पर आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है? किसी भी बात पे हो जाता है या कोई खास इश्यूज रहते हैं आप लोगों के बीच झगड़े के? इन लॉस को लेकर ही ज्यादा होता है, जबकि हम न्यूक्लियर फैमिली, हम सेपरेट रहते हैं, बट फिर भी उनको ही लेकर होता है। अच्छा, तो आपका ये मानना है या आपको ऐसा महसूस होता है कि वो अपने परिवार के प्रति ज़्यादा झुके हुए हैं, आप लोगों को नेग्लेक्ट करते हैं, या कोई और परसेप्शन है आपका? के साथ ज्यादा उनका है, हम उनको प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं। जी, तो इनकी प्रॉब्लम ये है कि इन्हें लगता है इनके हस्बैंड ज़्यादा टाइम, ज़्यादा तवज्जो अपनी फैमिली को या अपने परिवार को देते हैं। बहुत सारी फीमेल्स को हमारी कंट्री में इस तरह की समस्या होती है। बहुत सारी फीमेल्स इस तरह की समस्या रिपोर्ट करती हैं, ख़ास तौर पे अगर वो हाउसवाइफ हों। अभी हम इनसे इनका ऑक्यूपेशनल स्टेटस पूछना में हमारी ओर से मिस हो गया। वी कुड हैव आल्सो फाउंड आउट हर ऑक्यूपेशनल स्टेटस आल्सो। अगर ये घर पर हैं, हाउसवाइफ हैं और बच्चों का ध्यान रख रही हैं, तो इनका अनदर सेकंड फोकस वुड बी हर हस्बैंड ओनली। तो वो प्राइमरीली अपने सपोर्ट के लिए, अपने कम्युनिकेशन के लिए, अपने हर इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए अपने हस्बैंड की तरफ ही देखती होंगी, जहाँ से वो अल्टीमेट सपोर्ट और अल्टीमेट ग्रेटिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वहाँ से ही एक्सपेक्ट करती होंगी, जो शायद उन्हें नहीं मिलता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनवेरिएबली हस्बैंड का अगर यदि झुकाव अपने परिवार के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा है, या हो सकता है इनको ऐसा परसीव होता हो, दोनों ही स्थिति में ये ज़रूर होगा कि कहीं ना कहीं ये नेग्लेक्ट परसीव करते हैं पूरी प्रोसेस में। जितनी इनकी नीड है उस रिलेशनशिप से इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड टाइम, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी टाइम, वो उनको नहीं मिल पाता है। सो इन दैट सेंस इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले तो अगर हो सके तो दोनों हस्बैंड वाइफ, क्योंकि लंबे समय से 12-13 साल हो गए और काफ़ी समय से झगड़े रहते हैं, तो एक प्रोफेशनल से मिले, प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिले, बैठ के बातचीत करें, मैरिटल काउंसलर से मिले, अपनी समस्याओं को डिस्कस करें इंडिविजुअल बेसिस पे। दूसरी चीज़ ये कि अगर हस्बैंड प्रायोरिटाइज करते हैं फैमिली को, तो उनको भी एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं ये मानसिकता बन जाती है औरतों की कि मेरा हस्बैंड ही मेरा पूरा वर्ल्ड है और वही मुझे अपने
अपने आप को पूरी तरह कन्फाइंड रखना है और हर वक्त उसी बात पे फोकस रहता है, वो कितने समय ऑफिस से आ रहे हैं, देर हो गई, परिवार में कितने लोगों को कितनी बार फोन कर लिया, किससे कितनी देर बात कर ली, किसको कितनी गिफ्टिंग कर दी। इन्हें भी अपने दायरे बढ़ाने की बहुत इन्हें अपनी फ्रेंड्स बनाने की जरूरत है, अपने आप को और बिजी करने की जरूरत है, ऑक्यूपाई करने की जरूरत है और ये एक्सेप्ट करने की जरूरत है दैट प्रोबेबली शी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ हस्बैंड्स लाइफ, बट शायद एक अटमोस्ट प्रायोरिटी की अगर बात करें तो स्वाभाविक तौर से उनके स्वभाव में वो चीज नहीं है। शायद वो और रिश्तों को भी अहमियत देते हैं। शी नीड नॉट चेंज हिम एज अ पर्सन, उनको बहुत बदलने की जरूरत नहीं है आपको केवल उनको समझने की जरूरत है और अपने दायरे बना करके उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से अपने आप को भी थोड़ा एडजस्ट करने की जरूरत है कि आप अपने जो दायरे हैं उनको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें कि अपने हस्बैंड को और बेहतर तरीके से समझ पाएं और ये भी कोशिश करें कि पूरी फैमिली को अपनी फैमिली मानने लगे, तो शायद आपको जो बहुत खराब लगती है चीजें वो उतनी खराब नहीं लगेंगी। अभी प्रोग्राम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप सभी से करेंगे मुलाकात लेकिन इस ब्रेक के बाद। अगर आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को वक्त देते हैं, अपने रिश्तों में वो सही स्पेस मेंटेन करके रखते हैं और साथ ही साथ ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच के अंतर को समझते हैं, तो आई एम श्योर आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं और रिश्तों में ज़्यादा बेहतर तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आज हम कॉल फॉर केयर में यही बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने रिश्तों को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, उसमें और भी ज़्यादा और अच्छे आराम से उसमें कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे साथ हैं हमारी साइकोलॉजिस्ट। अगर आप भी करना चाहते हैं उनसे कोई सवाल तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-399-1111। अभी हमारे साथ सीमा जी जुड़ी हुई हैं दिल्ली से, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी सीमा जी बताइए। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। आप दोनों को बहुत बहुत नमस्कार। जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। अपना सवाल पूछिए। हाँ जी जी मैं हाँ जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरी एज 54 है जी और मेरी बेटी की मैरिज को 5 साल हो गए जी। तो वो लड़की बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही हमारे साथ। हमारा घर एकदम इतना शांत, एकदम पीसफुल वातावरण हमारे घर का, ईश्वर को मानने वाले, सबके साथ अच्छा बिहेव करने वाले, हम संस्कार ऐसे हैं कि हम एक चींटी का दिल भी नहीं दुखा सकते जी। तो वो लड़की, उसके आते ही हमारे घर का सारा माहौल चेंज हो गया। मैं उसके हर काम में उसका हाथ बटाती। 2 साल तक तो हम इकट्ठे ही रहे जी। जैसे ही हमारे घर मेरे हस्बैंड 10 सवा 10 घर से चले जाते हैं तो वो लड़की 11 बजे उठ के ऊपर आती थी, चाय पी, नीचे उतर गया। दोपहर को आया, जो ब्रेड खानी या फुल्का खाना खाया, नीचे उतर गया। जैसे 2 पोर्शन थे, उनको बच्चों को दे रखा था, अपना फ्री रहो, आजादी से रहो जी जी। तो उसके बाद भी वो लड़की अब भी मायके गई हुई है। मतलब उसका डेली घर के थोड़ा सा नजदीक है, ज्यादा दूर भी नहीं है जी। 30 दिन के में से 25 दिन वो मायके जाती है जी। एक बार उसकी मम्मी को मैंने अपनी एज ए फ्रेंड, एज ए सिस्टर समझकर कहा कि अगर आप अपनी बेटी को समझाओ, थोड़ा टाइम पे उठे, क्योंकि मैं कहूँगी सास की बात सबको बुरी लगती है जी। अगर मैं अपनी बच्ची को कहूँगी बेटा तू उसका टाइम पे उठ, अपनी मम्मी के साथ थोड़ा कोऑपरेट कर, तो उसकी मम्मी क्या बोलती है कि सासों के सिर पे ऐश करते हैं जी। तो मेरी एक ही बेटी है, उसकी मैरिज को 12 साल हो गए हैं। वो जब भी आती है तो घर में इसको वो ये उससे बहुत जलन ईर्ष्या बहुत करती है जी। और इसको होता है कि जो आप अपनी बेटी को देते हो वो मेरी बहन को दो, जो आप अपने दोते को देते हो वो मेरी मतलब भांजे भांजियों को दो जी। तो नहीं चल सकता। बिल्कुल हम आपकी समस्या समझ गए हैं। क्या हो सकता है क्योंकि जो सास हैं और जो बहू है इनका रिश्ता हमेशा से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, क्या इनकी समस्या का समाधान हो सकता है? ऐसा है सीमा जी ना, नमस्कार सीमा जी। आपकी समस्या हम लोग बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। एक ब्रॉडर समस्या है जिसको एक एक समस्या दर समस्या ही हल किया जा सकता है, जिसके लिए आपको डेफिनेटली एक प्रोफेशनल से भी मिलना चाहिए अगर समस्या अधिक है तो। फॉर द टाइम बीइंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है
कि आपका घर जो आप ये मानते हैं कि भाई शांत है और बहुत अच्छे से ग्रूम्ड अप है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि हम अपने परिवार को अपने तरीके से बनाते और चलाते हैं। कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर उसमें रहने के लिए आता है, हो सकता है हमारे लिए जो चीज़ बहुत स्वाभाविक और नेचुरल है, उसके लिए वो चीज़ें उतनी नेचुरल ना हो उसके स्वभाव में, उसको उसमें एडजस्ट या अडेप्ट करने की ज़रूरत हो सकता है आपकी बहू उस चीज़ को कोप अप नहीं कर पा रही, अडेप्ट नहीं कर पा रही, उनकी उम्र भी हम सही से नहीं जानते हैं, हो सकता है काफ़ी यंग है एज में या कहीं कुछ और ऑक्यूपाइड नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए मानसिक तौर पे अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें। यू नो, कॉग्निटिव चेंज बहुत ज़रूरी होता है, यानी सोच में बदलाव ज़रूरी होता है। ये एक एक्सपेक्टेशन सिंपली कि वो बहुत जल्दी अचानक से या बहुत थोड़े समय में परिवार को समझ लेंगी, तो शायद वो पॉसिबल नहीं है। इन पर्टिकुलर आपकी बहू के साथ शायद ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप उनके साथ आराम से बैठिए, बैठ के बेटा और बहू से आराम से बातचीत कीजिए, दोनों को साथ ही बिठा के बातचीत कीजिए, ताकि कहीं भी बहू को ये ना लगे कि बेटे को अलग से आपने कुछ कहा है, पढ़ाया है, समझा दिया ज़्यादा, जिसकी वजह से वो उन्हें क्वेश्चन कर रहा है बैक। तो दोनों को साथ में बिठाइए, बातचीत कीजिए, जिम्मेदारियां बांटिए, घर में डिवाइड कर दीजिए कि ये आपका काम है, ये मेरा काम है, इस समय मुझे देखना है कामों को, जिम्मेदारियों को, इस समय आपको देखना है। सेकेंडली, घर के नॉर्म्स भी क्लियर हो जाने चाहिए कि आपकी बेटी आती है तो आप उनके लिए कितना कर सकते हैं, क्योंकि वो घर की बेटी है, और बहू के बहन के बच्चे और भाई बहन के बच्चों को वो अपने दायरे में देखें। नॉर्म्स, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए घर में, कुछ बातें पहले से तय होनी चाहिए, और बातचीत एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है। अगर आप बैठ के आपस में बात करते हैं, बहुत सारे सवालों का आपको जवाब मिल सकता है। अभी प्रोग्राम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि किन किन बातों का हमें खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए ताकि ये खूबसूरत रिश्ते उतने ही खूबसूरत रहें और किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम हमें ना फेस करनी पड़े। तो आप सबसे मुलाकात करेंगे इस ब्रेक के बाद। कभी कभी रिश्तों को, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढी जाए, और वही छोटी छोटी बातें जो आपको अगर ख़राब लगती हैं तो उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाए। यही छोटी बातें आपकी ज़िंदगी को बड़ा और ख़ूबसूरत बना सकती हैं। आज कॉल फॉर केयर में हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने रिश्तों में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अभी हमारे साथ मोनिका जी जुड़ी हुई हैं हरिद्वार से, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी मोनिका जी, बताइए। हेलो। हेलो। हाँ जी जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी शादी को 9 साल हो गए जी, और मेरे हस्बैंड का पहले कहीं रिश्ता हुआ था और वो किसी कारणवश गलतफहमी की वजह से टूट गया था जी, तो उसके बाद मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मेरे हस्बैंड ने जबरदस्ती शादी करी थी घर वालों के दबाव में आके जी, और उसका अब नतीजा ये है कि 9 साल शादी को हो गए हैं, 2 बेटे हैं मेरे, लेकिन वो मुझे अवॉइड करते रहे शुरू से, बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं, मुझसे बोलना भी पसंद नहीं करते और अपनी मम्मी से सारी बातें शेयर करते हैं और सब कुछ उन्हीं से बात करते हैं जी, मुझे तो कुछ बताना भी पसंद नहीं करते जी। मैं अब इतनी ज्यादा परेशान हो गई क्योंकि मुझे इतना गुस्सा आता है, बच्चों पे भी आता है। पहले तो मैं बहुत चुपचाप सारी बातें शांति से देखती रही जी। मोनिका जी, जो प्रॉब्लम आप बता रही हैं, क्या शुरू से ही आपके साथ ये प्रॉब्लम थी या अब आपको महसूस होने लग गया है कि ऐसा कुछ हो रहा है? शुरू से तो मैं अवॉइड करती रही, मेरे को भी ऐसा लगा कि चलो इसके साथ ऐसा हुआ है कि रिश्ता टूट गया तो बहुत ज्यादा दुख में थे ये। बिल्कुल, हम आपकी बात, आपकी समस्या समझ चुके हैं। इन्हें शुरू से ही ऐसा लगता रहा कि रिश्ते में कोई कमी है, पर ये चुप रही, एडजस्ट करती रही, और अब क्योंकि एक लंबा वक्त बीत गया है तो ये खुद को अकेला महसूस करती हैं, वो खराब लगती हैं इन्हें बातें। हाँ, डेफिनेटली जो इनकी स्थिति है वो एक बहुत ही एक चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जिसमें ये हैं अनफॉर्चुनेटली। और किसी भी फीमेल को बहुत ज़्यादा इस तरह से लंबे समय तक नेग्लेक्ट महसूस हो तो पूरा उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट और इमोशनल स्टेट डिस्टर्ब हो जाता है जी। इनको भी मैं एडवाइस करूँगी एक प्रॉपर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलिए। शी सीम्स टू बी गोइंग इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन और शी इज़ ऑलरेडी इनटू डिप्रेशन, जिसके लिए इन्हें ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। डिप्रेशन में आते ही व्यक्ति को अपनी परिस्थिति और ज़्यादा वर्स लगने लगती है जितनी शायद वो रियलिटी में ना हो। खराब हो लेकिन उतनी खराब ना हो जितना डिप्रेशन में आने के बाद वो अपना आपको हेल्पलेस महसूस कर रही है। यानी कि तो आप इसलिए कहते हैं थोड़ी कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम शायद ऐसा लगता है कि इनकी बात से पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन लगता है कि शायद जो पहला रिश्ता था वो उनकी पसंद से था या उनको वो रिश्ता पसंद था। इनसे जब शादी हुई तो शायद इनके पति को ये रिश्ता बहुत पसंद नहीं आया था, परिवार के दबाव में उन्होंने शादी कर ली। लेकिन एक समय के बाद, जैसा हम समझते हैं, एक समय के बाद
कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ की रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, जैसा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं इनके पति कर लेते हैं, और धीरे धीरे कोई व्यक्ति आपका ख्याल करता है, आपके लिए केयर करता है, आपको प्यार करता है, आपको समझता है, तो धीरे धीरे आप उसको पसंद करने लगते हैं। आपके मन में उसके प्रति एक अफेक्शन की फीलिंग, लव अफेक्शन की फीलिंग हो जाती है अपने पार्टनर के प्रति। साल 2 साल में हो जाना चाहिए था चीज़ों को नॉर्मल, पर नहीं हो पाए हैं। उसमें हो सकता है इनके हस्बैंड को भी कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से हेल्प लेने की जरूरत हो सकता है वो डिस्थाइमिक स्टेट में हो, या हो सकता है कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर टाइप होता है जिसमें स्लाइटली पर्सनालिटी विड्रॉन है, नहीं रिलेशनशिप्स बैलेंस कर पाते हैं एंड ऑल, उस तरह की कोई भी और समस्या हो सकती है। यानी कि बहुत जरूरी है, जैसे कि डॉक्टर प्रतिभा ने कहा, कि डिस्कस करें, बात करें और किसी भी प्रोफेशनल के पास जरूर जाके हेल्प लें, क्योंकि बहुत जरूरी है। जो रिश्ता आपका चल रहा है उसको आपको खूबसूरत और मजबूत बनाना है, तो थोड़े से एफर्ट्स आपको खुद करने पड़ेंगे। आखिर में बहुत ही संक्षिप्त में जानना चाहूंगी कि कौन से ऐसे वो पॉइंटर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, वो बातें मोटे तौर पे जिनका अगर हम ध्यान रखें तो रिश्तों को और मजबूत बना सकते हैं, एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम ना हो। तब पहली चीज़ तो डेफिनेटली ऑनेस्टी होती है। ऑनेस्टी अपने पार्टनर के साथ रखनी बहुत ज़रूरी है, तभी रिलेशनशिप खूबसूरत हो सकता है और चल सकता है। ट्रस्ट कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, दैट आई ट्रस्ट यू एंड यू कैन ऑल्सो ट्रस्ट मी। सेकेंडली, उसमें तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है टाइम देना, रिलेशनशिप को समय देना बहुत ज़रूरी है, क्वांटिटी वाइज भी एंड क्वालिटी वाइज भी। जस्ट नॉट दैट कि हम 24 घंटे में 1 घंटा क्वालिटी टाइम दे लें, क्वांटिटी दोनों देनी ज़रूरी है। एक दूसरे को समझना ज़रूरी है, समझने के लिए बातचीत करनी, खुल के बातचीत करनी, खुल के एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। ओवर क्रिटिकल होना, ओवर नैगिंग होना, ये होना बहुत ज्यादा एडवाइजेबल नहीं होता। एक दूसरे के, आपने ये टॉवल यहाँ क्यों रखा, आपने ये चप्पल यहाँ क्यों रखी, बहुत ज्यादा उस तरह से नैगिंग करने की आवश्यकता नहीं होती लाइफ में। एक दूसरे से प्यार से बैठ के बात करना, अपोलोजेटिक होना जहाँ जरूरत है, और अप्रिशिएट करना जहाँ जरूरत है अप्रिसिएशन की, क्योंकि हमें किसी भी रिलेशनशिप को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, तभी रिश्ता खूबसूरत होता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने रिश्तों के बारे में और एडजस्टमेंट के बारे में बहुत सारी बातें बताई, इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।